नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2-3 बाल विकास क्लास की। ये क्लास नंबर आपकी 9 है और इस क्लास में आज हम टॉपिक बात करेंगे जो आपका टॉपिक है बाल विकास का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी जो समस्याएं हैं उस टॉपिक की बात करेंगे। आज जो टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से जो मेन पॉइंट है जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो एमपी टेट वर्ग 2 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, इस टॉपिक से टॉप 20 क्वेश्चन भी सेलेक्ट लेकर आए हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस लाइव क्लास में इस महत्वपूर्ण क्लास को अटेंड करने के लिए? सभी लोग कमेंट बॉक्स से जुड़ जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखिए, आज का जो टॉपिक है बालकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याओं का टॉपिक है और इस टॉपिक में पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बात कर लेते हैं। इसके बाद टॉप 20 क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो 20 क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे, जिसमें आपके शामिल रहेंगे एमपी टेट वर्ग 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल रहेंगे। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी जो समस्याएं होती हैं, पहली होती अनिद्रा। अगर आपको नींद नहीं आती है, भावनाओं में परिवर्तन होता है, बार बार कुछ और भावनाएं होती हैं, फिर अदर भावनाएं आपकी हो जाती हैं। समाज से दूरी बनाना, अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, अपने परिवार या दोस्तों यार से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, जोखिम भरा व्यवहार अगर आपका है, या निराशा और घबराहट होना, ये कहीं भी आपके ये 5 पॉइंट दिख जाएंगे तो समझ लीजिए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। इसके बाद मेन टॉपिक आता है कि मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के उपाय क्या होते हैं, कैसे हम सही रूप से बना सकते हैं। इसके लिए उपाय जो होता है दोस्तों, उपाय से कर लेते हैं टॉपिक। व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक कोलमैन, व्हिटलर और मैकबेस्ट कुछ उपायों का वर्णन किया है। मानसिक स्वास्थ्य का जब भी जिक्र होता है, 3 मनोवैज्ञानिकों का जिक्र होता है, कोलमैन, व्हिटेकर और मैकबेस्ट। एक निरोधात्मक उपाय है। मनोवैज्ञानिकों का विचार है, यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो मानसिक रूप से भी वह स्वस्थ होगा। शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर तनावपूर्ण परिस्थितियां का डटकर वह मुकाबला कर सकता है। तो सबसे पहले यह विचार है कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति का। इसके बाद होता है मनोवैज्ञानिक उपाय। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, ठीक है। मनोवैज्ञानिक उपाय में यही पूछे जाते हैं, ये जो अवस्थाएं हैं इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अगर बात करते हैं तो मानव विकास की सभी अवस्थाएं और प्रक्रियाओं का व्यापक उद्देश्य व्यक्ति समाजन योग्यता को निश्चित करना होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत एवं सामाजिक संयोजन का अच्छा होना आवश्यक होता है। बालकों में होने वाली विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का मुख्य लक्ष्य भी बालक को संयोजन में क्या कहता है, सहायता पहुंचाता है। बालक या व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो हल न होने की दशा में उसमें तनाव, प्रतिबल, दबाव, कुंठा, द्वंद्व पैदा करती है। ऐसी दशा में संयोजन की समस्या उत्पन्न होती है और उचित दृष्टिकोण अपनाने पर संयोजन का रास्ता जो है प्रशस्त होता है। तो मानसिक अस्वस्थता के द्वारा संयोजन की समस्याएं जो होती हैं, तो मानसिक दृष्टि से देखिए, अस्वस्थ व्यक्ति वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों में अपने को समायोजित नहीं कर पाता है। जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में व्यक्ति अपने को असमर्थ पाता है और संवेगात्मक असंतुलन का शिकार हो जाता है। तो मानसिक अस्वस्थता के द्वारा संयोजन की समस्याएं किस प्रकार से होती है, इस पर हमने बात किया। अब मानसिक विकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न आ गया। मानसिक विकार विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है भग्नाशा, दूसरा होता है संघर्ष या मानसिक द्वंद्व, तीसरा होता है तनाव, चौथा होता है भावना और ग्रंथियाँ, पांचवी होती है चिंता। 5 प्रकार के मानसिक प्रकार होते हैं आपके मानसिक विकार। जैसे पढ़ने संबंधी विकार होता है ना, अक्षमताएं होती हैं, उसी प्रकार मानसिक विकार के भी प्रकार होते हैं। भग्नाशा, संघर्ष या मानसिक द्वंद्व, तनाव, भावना ग्रंथियाँ, चिंता, ये 5 प्रकार के।
अब आती है बात मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। पहला होता है शारीरिक स्वास्थ्य, फिर दूसरा होता है प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि और वास्तविक मनोवृत्ति की कमी। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो मानसिक स्वास्थ्य आपका सही होगा। अगर आप प्राथमिक आवश्यकताएं जो होती हैं, जो सबके लिए ज़रूरी है, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, आप इनमें संतुष्ट नहीं हैं, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और वास्तविक मनोवृत्ति की अगर कमी हो रही है तो फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। 3 कारक होते हैं आपके ये। अब बात आती बाल विकास की आवश्यकता की। तो बालकों की शिक्षा में सहायक होता है। बाल विकास की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह बालकों की शिक्षा में सहायक होता है। किस प्रकार सहायक होता है? बालक की शारीरिक उम्र में कितनी मानसिक आयु रखता है या उसे रखनी चाहिए, या किसी बालक की मानसिक आयु क्या है, इसका पता बाल विकास के द्वारा ही किया जाता है। और उसी के अनुसार उस बालक की विशेष शिक्षा की व्यवस्था में सहायता मिलती है। कक्षाओं में पाठ्यक्रम निर्धारण से सहायता मिलती है कि कक्षा में कितनी मानसिक आयु होती है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है। और विभिन्न अवस्था में बालक की ग्राही शक्ति कितनी होगी, उसके अनुसार पाठ्यक्रम जो है निर्धारित किया जाता है। अगला, बालक के विकास को समझने में सहायक होता है। बाल विकास, प्रत्येक बालक का विकास कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है। कुछ विशेष उम्र विकास में परिवर्तन आते हैं। अनेक बारे में बाल विकास बताता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि किसी विशिष्ट उम्र में बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिससे बालक के विकास को समझा जा सकता है। अगला आपका आता है कि बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है बाल विकास। बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायक होता है, क्योंकि प्रत्येक बालक अपने व्यवहार संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है। उन्हें नियंत्रित करने, दूर करने में बाल मनोविज्ञान सहायता करता है। और आपके बाल निर्देशन में भी सहायता करता है। बच्चों के माता पिता, अध्यापक तथा बाल निर्देशकों, जो कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित करता है। बाल विकास उनकी मदद करता है। बाल विकास सिखाता है कि विभिन्न प्रकार बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए, जो कि उन्हें आगे बढ़ने में सहायता हो सके। अब टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान दीजिएगा इन 20 क्वेश्चनों को, जो आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि समस्या समाधान नहीं है। देखिए, लक्ष्योन्मुखी समस्या समाधान है, एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, जिसका अभ्यास किया जा सकता है, समस्या और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित होता है। ये तीनों समस्या समाधान हैं, लेकिन संगीत संबंधी योग्यता के बारे में यह समस्या समाधान नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ग 2 रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। क्योंकि समस्या समाधान लक्ष्योन्मुखी होता है, यह एक कौशल है जो सीखा जाता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। साथ ही समस्या समाधान समझ और क्रमिक चरणों में प्रयोग पर आधारित होता है। इस प्रकार यह कहना कि समस्या समाधान जो है संगीत संबंधी योग्यता है, यह सही नहीं होगा। अगला प्रश्न करते हैं। मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो उसका व्यवहार जो है सतर्कता की ओर प्रदर्शित करता है। क्योंकि निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, तो विकल्पों की सूची बनाते हैं, इसके फायदे नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, तो सतर्कता की बात करते हैं। चौकस यानी चौकन्ना रहना, लेकिन सतर्क कहना सावधानी पूर्वक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि मैत्र और जोनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों को अगर सूची बना रहे हैं और फायदे नुकसान प्रत्येक पहलू पर विचार कर रहे हैं। इस प्रकार का व्यवहार सतर्कता को प्रस्तुत करता है, अर्थात किसी समस्या के प्रति पूर्णतः सतर्क होकर अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण रूप से विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझकर अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता में बनने में जो है सहायता कर सकती है? किस प्रकार एक अध्यापिका? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। ठीक है, 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं,
तो किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता करेगी? तो बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करके या करने के मौके देना चाहिए और उनको हल करते समय सहयोग देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, आइए बात करते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि कोई शिक्षिका चाहे उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या होनी चाहिए? पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना होना चाहिए। यदि कोई अध्यापिका चाहे उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिसमें पूछ सकें, तर्क करना हो, निर्णय लेने की क्षमता हो या निर्णय लेने वाले आपके ऑप्शंस आए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, उनमें समस्या समाधान, सामाजिकता, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति आदि में क्या है, प्रवीणता आ जाती है। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना या सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। यानी आप बच्चों को तब तक पढ़ा सकें जब तक बच्चा 2 4 = 6 ना समझ सके, तब तक आप पढ़ाते जाएं। तो कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण और एग्जाम्पल होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए, तो उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, क्योंकि जब हम बार बार बताएंगे जब तक वो जानकारी ना प्राप्त हो सके, जब तक उसे पता ना हो सके, समझ ना सके, तो बार बार प्रयास द्वारा वह कर सकती है, उसे यह बताना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के। एमपी टेट वर्ग 2 में यह पूछा गया प्रश्न है, ये 26 फरवरी 2019 को पूछा गया प्रश्न था कि यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो वह कैसा होगा? तो कोई भी शिक्षार्थी अगर सहज ज्ञान युक्त है तो वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। एमपी टेट व्यापम ने इसे सही माना है, वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो वह कैसा होगा? तो वह किस प्रकार से होगा? वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। देखिए, यदि एक विद्यार्थी सहज ज्ञान से युक्त होगा तो वह बड़ी तस्वीर देखता है। सहज ज्ञान से युक्त विद्यार्थी क्यों होते हैं? क्योंकि वह एक दूसरे को जोड़कर उसको आपस में अंतर संबंधित करते हैं। तो समझ गए आप लोग। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो एमपी टेट वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न। ये 26 फरवरी 2019 को सेकंड पाली में पूछा गया था। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो वह होता है सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना और आसपास के साथ व्यस्त करना। तो प्राइमरी लेवल की बात करेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों में समस्या समाधान में दक्ष बनाने के लिए उनके विचार प्रक्रिया में क्रमिक रूप से परिवर्तन किया जाए ताकि उन्हें आसपास के वातावरण को देखने और उनके अंतर संबंधों को समझने की पर्याप्त अवसर देना चाहिए। समस्या समाधान विधियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। अब अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली जो है प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? इनमें से प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण, तो साधन साध विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सी टेट ग्रेड 2 में 6-2 जो 8 क्लास का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया प्रश्न था, यानी इसको भी कह सकते हैं वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं? देखिए दोस्तों, सूझ जो है, सूझ मतलब सोचना, सूझ करना, सोचना, तर्क करना, ये आपके समस्या समाधान में बाधक नहीं होते। समस्या समाधान में बाधक कौन होते? हमने क्या पढ़ा शुरू में? भग्नाशा पढ़ा, चिंता पढ़ा, नकारात्मक मानसिक वृत्ति पढ़ा। ठीक है, तो कौन सा बाधक नहीं होगा? सूझ आपका बाधक नहीं होगा, बाकी तीनों बाधक होंगे। ठीक है, दुश्चिंता, भग्नाशा, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, द्वंद्व भी होता है जिसे हम टेंशन कहते हैं।
ठीक है। तनाव या टेंशन, निगेटिव मेंटल सेट यानी नकारात्मक मानसिक वृत्ति की बात की जाती है। अगला प्रश्न है एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? तो परिकल्पनाओं का निरूपण होता है। समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? परिकल्पनाओं का निरूपण होता है। समस्या समाधान विधि वह वैज्ञानिक आधुनिक विधि है जिसका प्रयोग करके प्रगतिशील मानव अपनी समस्याओं का समाधान करता है। इस विधि में आगमन तथा निगमन दोनों प्रकार के चिंतन तर्क का समावेशन होता है। समस्या समाधान में आगमन निगमन दोनों का होता है। पहला होता है समस्या से परिचित होना, परिकल्पनाओं का निरूपण दूसरा होता है। 5 सोपान होते हैं। पहला सोपान है समस्या से परिचित होना, दूसरा परिकल्पनाओं का निरूपण, तीसरा तथ्यों का संकलन व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना, चौथा निष्कर्ष प्राप्त करना, पांचवा परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। ये 5 सोपान है आपके समस्या समाधान में। अगला है एमपी टेट वर्ग 2 24 फरवरी 2019 से पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है? देखिए, प्रयोग, पूर्वानुमान, अवलोकन ये तीनों वैज्ञानिक प्रणाली के चरण हैं, लेकिन साक्षात्कार वैज्ञानिक प्रणाली का आपका चरण नहीं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? एक विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य होता है ऐसी वैज्ञानिक खोज से है जिसका संबंध शिक्षा के क्रियात्मक पक्ष से होता है। इसके द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली के समस्याओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप से किया जाता है। किस रूप में? वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे, एक समस्या सुधारक बच्चा जो है किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? एक समस्या सुधारक बच्चा जो होता है वह तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। किस विचार पे? तार्किक विचार के आधार पर। और यह जो तार्किक विचार होता है आगमनात्मक या निगमनात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। आगमनात्मक विचार के द्वारा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों का अवलोकन करके परिकल्पना रूपी प्रस्तावित सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, और निगमनात्मक विचार के द्वारा उसके व्यवहारिक परीक्षण करके उस सिद्धांत को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। किसके द्वारा? उसके व्यवहारिक परीक्षण करके। अगला है मनोचित्रण का संदर्भ किससे होता है? तो मनोचित्रण को जो संदर्भ होता है मन के प्रकार का अन्वेषण से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है, व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण जो प्रकल्पना होती है ये किसके लक्ष्य होते हैं? व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्रकल्पना जो होते हैं ये आपके वैज्ञानिक पद्धति के लक्षण होते हैं। किसके होते हैं? वैज्ञानिक पद्धतियाँ। वैज्ञानिक विधि वस्तुतः समस्या समाधान की एक आधुनिक विधि है जिसका प्रयोग करके प्रगतिशील मानव अपनी समस्याओं का समाधान करता है, और इस विधि में व्याख्या, अनुमान, नियंत्रण, प्रकल्पना, निष्कर्ष आदि प्रमुख लक्ष्य होते हैं। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो जब प्रश्न को सॉल्व करते हैं ये सारी चीज़, अनुमान लगाते हैं, नियंत्रण करते हैं, फिर निष्कर्ष करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को जो है एक समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जा सकता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, देखिए संरचनात्मक ढांचे की जो विशेषताएं होती हैं कि विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहता है, वातावरण प्रजातांत्रिक होती है, गतिविधियां अंतरक्रियात्मक एवं विद्यार्थी केंद्रित होती हैं, विद्यार्थी अपने स्वयं के अनुभव से नए अर्थ गढ़ते हैं, खोजते हैं, अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में सहायता करता है जिससे विद्यार्थी एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्साहित रहता है। तो संरचनात्मक ढांचे की ये विशेषताएं होती हैं।
अगला प्रश्न है, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? कोई भी बालक है, अगर खिलौने को तोड़कर उस पुर्जे को अलग अलग कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, 18 फरवरी 2019 को पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जा सकता है? किस सिद्धांत का उपयोग? तो पता ना होना। देखिए, पता ना होना सिद्धांत का उपयोग जो है छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाओ। भाई, जिस चीज़ का हमें पता नहीं होगा उत्सुकता उसी में होगी। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए, जब छात्रों को किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है, कहानियाँ हमें क्यों प्रिय होती हैं बच्चों को? क्योंकि कहानी बच्चों को पता नहीं होती। वही कहानी बार बार सुनाएंगे बच्चा रूठ जाएगा, लेकिन अगर दूसरी कहानी सुनाएंगे तो बच्चा सुनेगा, क्योंकि वे उस विषय के बारे में जिज्ञासा प्रकट करते हैं और सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। इसलिए अध्यापक शिक्षक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व छात्रों में जो होता है प्रस्तावनात्मक प्रश्न के द्वारा उनके पूर्व ज्ञान के नवीन ज्ञान से जोड़ता है। नवीन ज्ञान को मुख्य बिंदुओं को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है ताकि छात्रों में क्या है, नवीन ज्ञान प्राप्त हो। देखिए, बच्चों में देखिए पढ़ाने का जो तरीका होता है, जैसे बच्चे तो अपने घर परिवार से आता है, कुछ ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल्स लेकर पाठ को शुरुआत करें, उस टॉपिक की शुरुआत करें जो बच्चा पहले से जानता हो। उससे जब संबंधित करेंगे, उससे जोड़ देंगे तो बच्चा अच्छे तरीके से समझ जाता है। अगला प्रश्न ये भी एमपी टेट वर्ग 2 24 फरवरी को पूछा गया था। एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक अधिगम और विकास की सुविधा हेतु निस्संदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब यह होता है कि अध्ययनकर्ता जो होता है वह अधिगम की जिम्मेदारी लेता है और लक्ष्योन्मुखी बनाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात करेंगे? एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक अधिगम और विकास की सुविधा हेतु निस्संदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि अधिगम की जिम्मेदारी ले रहा है और लक्ष्योन्मुखी भी बना रहा है। ठीक है, क्योंकि स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया का जिक्र हुआ है। देखिए, जब अधिगमकर्ता अधिगम प्रक्रिया को अपनी रुचि, अभिवृत्ति, आवश्यकता, क्षमता आदि के अनुसार संचालित करता है तो उसमें सक्रिय रहता है और वह बेहतर अधिगम अनुभव प्राप्त करता है। अगला प्रश्न ये भी एमपी टेट वर्ग 2 22 फरवरी 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि जॉन अपनी कक्षा में छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करता है। यह उनकी भूमिका को किस रूप में दर्शाता है? सह शिक्षार्थी, वार्ताकार, कक्षान्वेषक या प्रशिक्षक के रूप में? जॉन अपनी कक्षा में छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करता है। आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापिका बनते हैं और आप जो है छात्रों की समस्या को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करते हैं, तो यह भूमिका किस रूप में दर्शाएगी? सह शिक्षार्थी, वार्ताकार, कक्षान्वेषक या प्रशिक्षक के रूप में? ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। ये इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। आई होप इस क्लास को आपने अच्छे तरीके से समझा, फीडबैक किया। टॉप 20 क्वेश्चन हमने किए, जो वर्ग 2 में पूछे गए थे वो भी प्रश्न किए हैं, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं डेली 7 PM में लाइव क्लास के माध्यम से। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।